कैंसर हमारी कंट्री की सबसे इमर्जिंग मतलब डिजीज में आ रहा है। 15 लाख से ज़्यादा कैंसर हर साल डिटेक्ट हो रहे हैं। और कैंसर जितना ही खतरनाक लगता है उतना एक तरह से अच्छा भी है। अब क्या हो गया, कैंसर खतरनाक है तो अच्छा कैसे? तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, कभी डायबिटीज से कोई पेशेंट ठीक होता है परमानेंटली? नहीं। थायराइड, बीपी, कभी कोई ठीक होता देखा है? कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, अवेयर होने की जरूरत है। बहुत सारी कंट्री हैं जो सर्वाइकल कैंसर फ्री हो गई हैं। एआई कैंसर को पकड़ने में भी मददगार हो सकता है। आज की ये चर्चा लड़कियों और महिलाओं से जुड़ी हुई है, खासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर। कैसे हम उसको पकड़ सकते हैं, और इसको लेकर सीडैक पुणे और एम्स ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक शर्मा है, जो बायोकेमिस्ट्री एम्स में एडिशनल प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया किडोक्रेसी से बात करने के लिए। खासतौर पे लड़कियों और माताओं को लेकर एक बड़ी उपलब्धि है एम्स की। एआई का इस्तेमाल करते हुए कैसे कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तकनीक के बारे में अगर बताएं जो आप लोगों ने डेवलप किया है, और पुराने वक्त में जो चीज़ें होती थी और इस जो हमने डेवलप किया उससे कैसे चीज़ें आसान हो जाएंगी। नमस्कार। ये जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है, इसका नाम iOncology.ai। ये सॉफ्टवेयर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड है। और इस सॉफ्टवेयर को बनाने में सीडैक पुणे की टीम और एम्स न्यू दिल्ली की टीम, इसमें रिसर्चर्स और पूरा क्लिनिकल टीम एक साथ मिलकर काम किया जी। और उससे ये सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और इसको हम हेल्थ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली कैंसर में। अब कैंसर में क्यों? क्योंकि कैंसर हमारी कंट्री की इमर्जिंग सबसे फर्स्ट कॉज ऑफ डेथ, सबसे इमर्जिंग मतलब डिजीज़ में आ रहा है। आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट से लेके हर पार्ट में हमारे यहाँ कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। 15 लाख से ज़्यादा कैंसर हर साल डिटेक्ट हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में कैंसर सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा आप यूपी बिहार इस एरिया में आप देखोगे हेड नेक ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा है। गंगा की बेल्ट के साथ साथ गोल ब्लैडर कैंसर है। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग कैंसर है। और कैंसर का जितना ही खतरनाक लगता है उतना एक तरह से अच्छा भी है। अब क्या हो गया, कैंसर खतरनाक है तो अच्छा कैसे है? आप ये देखो, कभी डायबिटीज, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, कभी डायबिटीज से कोई पेशेंट ठीक होता है परमानेंटली? नहीं। थायराइड, बीपी, कभी कोई ठीक होता देखा है? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं देखा। कैंसर से ठीक होता देखा है? देखा। कौन सर्वाइवर्स देखे। बताओ कुछ कैंसर सर्वाइवर्स एम्स में ही बहुत सारी स्टोरी की है। आप एक आंखों के कैंसर का हमने ठीक होते हुए देखा, ब्रेस्ट कैंसर हमने ठीक होते हुए देखा। एक आधे पर्सन का नाम बताओ जिसको आप जानते हो जो वेल नोन है। वेल नोन में मनीषा कोइराला हो गई, और इसमें सोनाली बेंद्रे है। लॉट ऑफ पीपल्स यू सी जो पब्लिक फिगर्स हैं जी। तो अब बताइए, कैंसर अच्छी बीमारी है खतरा? एक बीमारी मतलब कंपैरिजन दूसरी बीमारी से, अब डायबिटीज और बाकी बीमारियों से जो कंपैरिजन करें, जो कभी ठीक नहीं। पूछ रहा हूँ मैं अपना जवाब नहीं दे रहा हूँ। आप ही बताइए, एक बीमारी है जिससे लोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो लोगों बीच में एक जो होता है ना डर, जो माहौल हो जाता है, डर क्रिएट हो जाता है, उससे प्रॉब्लम होती है। तो कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं, अवेयर होने की ज़रूरत है। तो ये जो डायबिटीज़ है, थायराइड है, बीपी है, जब एक बार हो गया तो पूरी ज़िंदगी घिसटते रहेंगे। लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी, कैंसर से वन डे क्रिकेट मैच, चाहे तो आप कैंसर को हरा दोगे या कैंसर आपको फिनिश कर देगा। लेकिन आप कैंसर को कब हरा पाएंगे? जब आप कैंसर के बारे में जागरूक होंगे, अवेयर होंगे। कैंसर का एक ही फर्स्ट कंडीशन क्या है? अर्ली डिटेक्शन। जितना जल्दी उसके बारे में पता लग जाए उतना ही ज़्यादा चांसेस है उसको परमानेंट उससे फाइट करने का। जिस लेट स्टेज में आप डिटेक्ट होगे फिर उतना ही खतरा बढ़ता जाता है। अब मैंने बताया अर्ली डिटेक्शन, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का पावर का क्या यूज कर सकते हैं अर्ली कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने में और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देने में। तो इसी क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए हमने ये iOncology.ai सॉफ्टवेयर तैयार किया, जिसमें सीडैक की टीम और एम्स के
रिसर्चर्स और क्लिनिकल टीम मिलके काम किया। जी, इसमें ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर हमने बेसिकली। अभी 2 कैंसर पर फोकस किया। क्यों किया? अब देखिए, जो भी लेडीज होती है हर घर की सेंट्रल पॉइंट होती है। ब्रेस्ट कैंसर आपका नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है फीमेल्स में, सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 है एंड ओवरी नंबर 3। सर्वाइकल कैंसर की तो ठीक वैक्सीन है, आ हाँ, गई है। बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से आपसे के सभी जो श्रोता हैं उनको एक निवेदन करना चाहूँगा कि 9 साल से लेके जो आपकी 20 साल तक की लड़कियां बिटिया हैं, हैं, हाँ। बिटियां हैं, उनको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इससे आपका 99.9% तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो कई जाएगा। मौकों पे डॉक्टर नीरजा बाटला से इस मैडम संबंध तो में बहुत बात भी काम किया, करती है। हाँ। मैडम ये तो बात भी हुई हाँ, हमारी नहीं, जी। मैडम तो इस दिशा में बहुत एग्रेसिव है और उन्होंने बहुत इस में डॉक्टर रथ हैं, डॉक्टर नीरजा बाट्टा जी हैं, तो बहुत इसमें काम हुआ है और मैडम भी कर रही हैं। तो अगर एक जैसे अब कोविड का आया था, कोविड में हमने 3 वैक्सीन है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जी ने इतना वैक्सीन का हुआ कोविड का, तो हम देखो आप और मैं कोविड फ्री बैठे हैं आज के टाइम में। ऐसे ही तीन डोज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की बिटिया होती है। सुरक्षित। तो बिटिया सुरक्षित बहुत सारी कंट्रियां हैं वर्ल्ड के अंदर, जो जैसे हमारी कंट्री पोलियो फ्री हो गई है, ऐसे ही बहुत सारी कंट्री हैं जो सर्वाइकल कैंसर फ्री हो गई हैं। तो अब ये अगेन जन भागीदारी चाहिए हमको इसमें। लोग बाग जब तक आगे नहीं आएंगे, और ये पता है आप देखो बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी इसकी नॉलेज नहीं है कि हम वैक्सीन लगवा लें, जानकारी नहीं है। तो एक तो कैंसर के बारे में इस तरह की जो मेडिसिन या वैक्सीन आ गए हैं, लोगों तक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो लगवाएं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का यही हम हेल्थ के अंदर यूज करना की कोशिश किया कि हम किस तरह से कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने में और पर्सनल ट्रीटमेंट देने में हेल्प कर सके। तो इसलिए हमने ब्रेस्ट एंड ओवरी कैंसर को चूज किया। तो ये चूज जो किया है वो कैसे काम करता है, मतलब पुराने वक्त से हमारी तकलीफ कैसे घट गई है इसके नहीं, जरिए? इसमें देखो ये अभी रिसर्च मोड में है। जी, ये जो सॉफ्टवेयर है अभी ऐसे नहीं कि हमने बना, कि कोई भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में टाइम लगता है। ये 2 साल का प्रोजेक्ट था, अभी ये रिसर्च मोड में चल रहा है, रिसर्चर्स और क्लिनिशियंस के बीच में ही। लेकिन इसको बनाया कैसे? सीडैक पुणे ने हमारे लिए एल्गोरिदम तैयार किया, मॉडल्स तैयार किए, हम लोगों ने उसके अंदर पेशेंट को इनरोल करके रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, पहले हमने इस मॉडल को पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट्स जो होते हैं, इमेज डेटा होता है, लेबोरेटरी डेटा होता है, क्लिनिकल डेटा होता है, इमेज में आपका सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, आपका हिस्टोपैथ का डेटा, ये सारे डेटा लेके मॉडल को ट्रेंड किया। उस समय हमने मोर देन 5 मिलियन इमेज डेटा को यूज किया और हमारी एक्यूरेसी लेस देन 50% थी, 49% समथिंग। उसके बाद मॉडल को और ट्रेंड किया, फिर हमने एम्स के पेशेंट का डेटा, और ये जो भी सारा काम होता है पूरा एथिकल अप्रूवल लेने के बाद, जितनी भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स होती हैं, कंसेंट्स होते हैं, वो सब लेने के बाद ही होता है इस तरह का काम। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कर लें, और गवर्नमेंट के द्वारा ही फंडित होते हैं। जी, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकार के नौकर, तो सरकार का आदेश आता है, हम इस तरह का काम करते रहते हैं। राइट। तो उसके बाद हमने एम्स के, अभी जो करंट है अभी अराउंड 3000 का अप्रोक्सीमेटली हमारा डेटा, जो पेशेंट आए उसको हम एंट्री करते रहते हैं। अब जो हमारी एक्यूरेसी अराउंड 90% है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो इसमें हम आगे भी इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, स्टिल वी आर सबमिटिंग द प्रोजेक्ट। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू अडॉप्ट करा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, हॉस्पिटल्स में डिप्लॉय कर पाएँ। इससे पहले हमने इसको 8 डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्लॉय किया था, फिर बीच में मिस हैपनिंग हो गई थी, जो हमारा एम्स का सर्वर क्रैश हो गया था। तो अभी ये इंटरनेट पे चलता है हमारे यहाँ एम्स में। अब क्या करता है ये जो मशीन लर्निंग एआई है, ये कैसे अभी इसमें बेसिकली जैसे आप जैसे सवाल जवाब के फॉर्म जैसे में? आप देखो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं हमारे जो आपका बाहर इलाज कराते हैं, लेकिन वो जब सेटिस्फाई नहीं होते तो कहते हैं एक बार एम्स की ओपिनियन और मिल जाए। यही होता है ना। तो अलग अलग डॉक्टर की उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक अलग डिसीजन हो सकता है। अब इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हर डॉक्टर जो अपना यूज करने वाला डॉक्टर है वो अपना ओपिनियन डाल सकता है। मान लो पैथोलॉजी, आपने एक स्लाइड, अननोन स्लाइड उसमें अपलोड की,
सॉफ्टवेयर रीड करता है दिस इज अ दिस ग्रेड दिस स्टेज का कैंसर है, जो बेसिकली असिस्टिंग द क्लिनिशियन, इज नॉट रिप्लेसिंग द, इज असिस्टिंग द क्लिनिशियन। ट्रू। अब वहाँ जो पैथोलॉजिस्ट उसको लगता है कि जो ये सॉफ्टवेयर बता रहा है एग्जैक्ट वही है, उसे बस बटन दबाने की जरूरत है, रिपोर्ट ऑनलाइन चली जाती है। अभी ये रिसर्च मोड में है, इसको हमने भी कनेक्ट नहीं किया है, हमारे जो रिसर्च का चलता है उसके, उसे लगता है नहीं इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, तो उसमें एनोटेटिंग टूल्स होते हैं, वो उसके हिसाब से रिपोर्ट को चेंज कर सकता है, जैसे वो चेंज करेगा वो लर्न कर लेगा। ओके, मतलब एक परफेक्ट रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। हाँ, जिससे क्योंकि टेक्नोलॉजी टाइम के साथ इवॉल्व होती है, और इससे अब जिससे कि एक परफेक्ट रिपोर्ट हमें मिल जाए, परफेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगी, बहुत और जल्दी मिल जाएगी। जल्दी मिल जाएगी, और दूसरा गलतियां होने की गुंजाइश कम हो जाएगी, कन्फ्यूजन की गुंजाइश कम हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म में फ्यूचर के अंदर पेशेंट को क्या दवाई प्रिस्क्राइब करनी चाहिए जिससे उसको साइड इफेक्ट ना हो, उसमें मतलब क्लिनिशियंस पहचान से लेके इलाज में मददगार को होगी है। मददगार होगी। तो आने वाले वक्त में डॉक्टर शर्मा ये भी है कि हम इसमें और भी कैंसर को जोड़ेंगे धीरे धीरे। Yes, वो मेरा प्लान है। अब तक ऐसा कहीं हुआ है, इस तरह की टेक्नोलॉजी ऐसी बनी हाँ, है? चल रहा है। यूएस वगैरह में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही हैं, कहीं बहुत से कंट्री अंडर डेवलपमेंट में है, तो हमारी कंट्री भी इस दिशा में काफ़ी मतलब अगर आम बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा डॉक्टर शर्मा हम समझना चाह रहे हैं कि एक आम आदमी समझ पाए कि ये जो सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया, मान लीजिए ये किसी रिमोट एरिया में लगाया भी गया, किसी हॉस्पिटल में सुदूर इलाके में, और वहाँ पे इस तरह की महिलाएं पहुँच रही हैं या बाकी जो कैंसर वाले लोग जुड़ेंगे, उसमें क्या पूछेगा? क्वेश्चन वगैरह पूछ के वो जवाब देगा? क्या करेगा नहीं, वो कुछ नहीं, महिलाएं तो अपनी आएंगी जी। तो जैसे मान लो अब प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर कोई हमने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर दिया, वहाँ पे एक डेटा इंटरप्रेटर है, वो अपनी रिपोर्ट लेके आती हैं हिस्टोपैथ की, ठीक और है। वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट हमारा एक्सपर्ट नहीं है, हम्म। इमेज अपलोड किया, जो भी एक्सपर्ट, जैसे एम्स का ही हम एग्जाम्पल ले लें, वो हम हमारे से वो कनेक्टेड है, रिपोर्ट यहाँ आई, यहाँ के पैथोलॉजिस्ट ने उसको एनालाइज किया करके बटन दबाएगा, विद इन इमीडिएटली रिपोर्ट उनके पास चली जाएगी। मतलब गलतियां की गुंजाइश ना कम हो के जाएगी, बराबर, ना के बराबर। जल्दी हमारे पास रिपोर्ट, जल्दी हो ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिससे इलाज भी आसानी से हो हाँ, पाए। और फ्यूचर में पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी दे सकें लोगों को। तो एक बड़ी क्रांति होगी, एक तरीके से बड़ा रिवॉल्यूशन होगा एआई की मदद से हम। ऑफ कोर्स एआई तो ऑलरेडी हर फील्ड के अंदर आजकल काम कर ही रहा है, तो हेल्थ के अंदर भी हम इसके पोटेंशियल को थ्रू iOncology.ai यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें कुछ कहाँ तक ये बात बढ़ी होगी? अभी जो हम अपने एम्स में जो लोग आ रहे हैं इंट्रानेट पे अभी चल रहा है रिसर्च मोड में। जी। पहले हमारा 7-8 डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किया था, क्योंकि इस तरह के सॉफ्टवेयर को डॉक करने के लिए चाहिए होता है, तो पैसे भी देने होते हैं, जी। है ना, तो हम फंड का कोशिश कर रहे हैं, वी अरेंज ए मोर फंड। तो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री को भी एक प्रोजेक्ट लिखा हुआ है कि हम इसको डिप्लॉय कर पाएँ, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा तो पेशेंट का डिजिटलाइजेशन, का डेटा तो डिजिटलाइज हो ही जाएगा इससे, EMR EHR को मेंटेन करने में। अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडेड प्रोजेक्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हॉस्पिटल में तो इमीडिएटली डिप्लॉय कर सकते हैं इसको, राइट। जिससे वहाँ के पेशेंट को उनके उनके शेड्यूल को मेंटेन करना, उनको पूरा हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना। और अच्छी बात, ये जो सॉफ्टवेयर है ये ABDM कंप्लायंस है, मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से अच्छा। कंप्लायंट है। तो ज़्यादा अच्छा हो गया। सरकार का भी विजन है कि भाई सारे डेटा को डिजिटलाइज किया जाए, तो ये उसमें भी एक बहुत मददगार हो सकता है, और इसी को लेके हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को भी लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, वो चल रहा है प्रोजेक्ट अप्रूव अंदर प्रोसेस। लेट्स सी वी गेट ए पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम देम। चलिए, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको इस प्रोजेक्ट के लिए आने वाले वक्त में। जाते जाते एक चीज़ और डॉक्टर शर्मा, कैंसर को लेके भारत में अभी क्या आंकड़े बताते हैं, किस तरह का है, अगर थोड़ा सा अगर बताएं। देखो, कैंसर जो है ना, वेस्टर्न कंट्री के मुकाबले में देखा जाए, अमेरिका और हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट हाफ है कैंसर, और अपनी कंट्री में भी नॉर्थ ईस्ट में 250 पर मिलियन, और महाराष्ट्र में 49 पर मिलियन, इतना ह्यूज डिफरेंस है। आप साउथ में जाओगे तो स्टमक कैंसर है, गंगा के साथ साथ जाओगे तो गॉल ब्लैडर कैंसर है, यूपी बिहार बंगाल जाओगे तो हेड एंड नेक कैंसर है। तो ये लाइफस्टाइल बेस्ड भी है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, इस वजह से इंसिडेंस कम है,
लेकिन जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, इस वजह से number of आंकड़े patient बड़े हो जाते हैं। आंकड़े ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं तो अगर इंसिडेंट देखें तो हाफ है वेस्टर्न कंट्री मुकाबले में। क्यों हाफ है, उसका भी रीज़न है। आप कोई भी खाना खाते हो, आप देखो आपका हाथ लाल पीला हरा हो जाएगा, क्यों? उसमें हल्दी है, उसमें कार्डिमम है, उसमें काली इलायची है, उसमें अदरक डालते हो, लहसुन डालते हो, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। अगर एक और मैं आपको बताता हूँ, जी। अगर हमारे देश के लोग गुटखा तंबाकू का सेवन करना बंद कर दें तो 40% कैंसर खत्म हो जाएगा। भाई यूपी, आप समस्तीपुर से हैं, आपके अब देखते हो उस एरिया में यूपी बिहार पूरा बेल्ट है, गुटखा तंबाकू पान पराग तंबाकू खूब उगता ये भी है। खाते हैं ना, खाते हुए हैं, उगता है ठीक है, खाते हैं ना। तो सारे जहाँ एम्स में आप देखो सारे पेशेंट इसी एरिया से आए हुए हैं, तो एक एक्स्ट्रा बर्डन भी है। अगर तंबाकू और गुटखे का ही सिगरेट का ही सेवन कम कर देना तो 40% कैंसर से तो अपना भी बचाव हो गया। और क्या क्या, मतलब इसके अलावा और क्या? इसके अलावा दूसरा मैंने बताया HPV वैक्सीन। ठीक अगर है। हम 9 साल से लेकर 20 साल तक बच्चों को HPV वैक्सीन लगा दें, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लें, तो हमारा लीवर और सर्वाइकल कैंसर का 20% वायरल रिलेटेड जो कैंसर है वो ख़त्म हो जाएगा। जी। तो 60 ऐसी कौन सी बीमारी इसमें आप 60% किसी बीमारी से बच सकते हो? और साल में एक बार ही अपना चेकअप जरूर कराएं। अगर साल में आपने एक बार चेकअप करा लिया और कोई भी एबनॉर्मलिटी मिलती है तो आपका डॉक्टर फर्दर स्पेसिफिक टेस्ट करा लेगा। और मैंने पहले ही बोला कि कैंसर का एक सबसे अच्छा इलाज है, एक तो तंबाकू गुटखा छोड़ना, वैक्सीन लगवाना, दूसरा टाइमली डिटेक्ट हो जाना। टाइमली डिटेक्ट जब होगा जब आप हर साल अपना बॉडी चेकअप कराओगे। खाने में क्या चीज, मोटे तौर पे एंटीऑक्सीडेंट की बात आपने की, अगर खाने लोगों में को देखो, बताएं जो थोड़ा सा। हमारा वेदाज में लिखा है ना, हमारा खाना ऑलरेडी बहुत अच्छा, लेकिन जो आजकल की लाइफस्टाइल है, पिज़्ज़ा बर्गर ये सारा जो फास्ट फूड आ गया है, पैकेट फूड, फास्ट पैकेट फूड, प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इसको जितना अवॉइड किया जा सके, ठीक है, कभी कभाई खा लिया कभी, लेकिन अगर आप सुबह उठते है शाम उठते बैठते हमेशा 24/7 यही खाओगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, तो फिर तो भगवान ही मालिक है आपका। प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से बचें। अब कई लोग बोलते हैं अरे उसने तो कुछ भी नहीं खाया, ये तब भी बड़ी कैंसर हो फिर गया। भी कैंसर हो गया। तो 20% कैंसर जो जेनेटिकली भी होता है, जो फैमिली में चलता है। तो कई बार आपको इन्वायरमेंट से मिलता है, जैसे मैंने कहा ना कि आपको पॉल्यूशन है, वो भी एक वजह है। अब हैवी मेटल का कंटामिनेशन है, तो किसको क्या लाइफस्टाइल है, लेकिन कितना जो हम stress कुछ level चीजें है। परहेज के तौर पे कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो कुछ नहीं खाता उसको एकदम से हाईलाइट बन जाता है कि अरे इसने तो कुछ भी नहीं किया, सिगरेट खाने फिर भी इसको कैंसर हो गया, तो लोग उसको कोट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये हजारों में लाखों में एक आधा केस होता है। उसके भी फैक्टर होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये लाइफस्टाइल, फूड हैबिट, इसको अपना कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत Thank you. शुभकामनाएं, बधाई, नमस्ते।